नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी आवारा बादल। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए आवारा बादल। आई गोविंदा आला रे। वह दरवाजे में जाकर खड़ा ही हुआ था कि शालू जोर से चिल्लाई, जैसे गोविंदा नहीं कोई डाकू आ गया हो। देश पांडे काकी शायद कपड़े धो रही थी। गीली कमीज निचोड़ते हुए ही बाहर आ गई और रूखे स्वर में पूछा, क्या है रे गोविंद? अविनाश को भेज दीजिए। अभी तो चला गया। कहाँ? स्कूल। इतनी जल्दी कैसे चला गया? अब मेरे को क्या मालूम, जल्दी आने को बोला होगा। लेकिन गोविंद जिरह करने को था कि ऊपर से कपूर आंटी चिल्लाई, आप भी बहन जी सुबह सुबह किसके मुंह लग रही हैं? मोटी अम्मा। गोविंद बुदबुदाया और दांत पीस लिए। इस नाटक के बाद वहां पल भर भी खड़े रहने का मन नहीं हुआ, जरूरत भी नहीं थी। कॉलोनी की बाहर वाली सड़क पर पहुंचा ही था कि पीछे से आवाज आई, गोविंद, गोविंद भैया। उसने मुड़कर देखा, अविनाश दौड़ा चला आ रहा था। वह रुक गया। कहाँ से आ रहे हो? घर से, उसने हांफते हुए जवाब दिया। तो तुम घर पर ही थे? हाँ, आई के डर से बोला नहीं था। गोविंद चुप हो गया। अब तो उसे आदत सी हो गई है। न इन बातों का बुरा लगता है न गुस्सा आता है। उसे मालूम है कि मोहल्ले की सभी मम्मियां अपने छौनों को उसकी छाया से बचाकर रखना चाहती हैं, पर वह यह भी जानता है कि माएं चाहे कुछ भी कहें, लड़कों में उसकी एक धाक है। पता नहीं वे उससे डरते हैं या प्यार करते हैं, पर हाँ, उसका अपमान कोई नहीं करता। सब उसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। तभी तो वह उनकी मम्मियों की पिन की परवाह नहीं करता। कई बार तो बच्चों की मम्मियां भी उसकी कृपाकांक्षी बन जाती हैं। अभी 2 साल पहले तक कपूर आंटी कितना मस्का लगाया करती थी, बेटे जरा संतोष का ध्यान रखना। पर पिछले वर्ष संतोष को पिलानी में एडमिशन मिल गया और बस उसकी जरूरत खत्म हो गई। वह भी अब गोविंद को आवारा कहने वालों में शामिल हो गई हैं। चल जरा पप्पू के यहाँ होते हुए चलते हैं। क्यों? अरे बाबा, उसने कहा था तुम नहीं आओगे तो मां भेजेगी नहीं। पप्पू यानी कि प्रवीण मेहता, गोरा चिट्टा नाजुक सा शर्मीला सा लड़का। इसी साल वे नागपुर से ट्रांसफर होकर आए हैं। प्रवीण इकलौता लड़का है। आंटी उसे जरा भी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती। बड़ी मजबूरी में स्कूल भेजती हैं। इसीलिए इस घर में गोविंद की बड़ी आवभगत होती है। प्रवीण एक तरह से गोविंद की कस्टडी में ही स्कूल जाता आता है। माँ बाप के इस अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण ही स्कूल में उसे पप्पू नाम मिला हुआ है, जिसे बेचारा चुपचाप झेलता रहता है। वहां जाकर देखा, ऐसी तैयारी हो रही थी जैसे 10-20 दिन के लिए बाहर जाना हो। वाटर बॉटल, गिलास, नैपकिन, साबुन, पिपरमेंट की गोलियां, सैरिडॉन, बाम, पल पल पर आंटी को याद आ रहा था और वे सामान का अंबार लगाए जा रही थी। पूरा हैंड बैग भर गया था। दोस्तों को देखते ही प्रवीण ने राहत की सांस ली और एकदम उठ खड़ा हुआ। अब रेवा दो बा। इसके उत्तर में मेहता आंटी ने स्टील का एक भारी भरकम टिफिन कैरियर सामने लाकर रख दिया। यह क्या? तीनों ने एक साथ पूछा। नाश्ता? लेकिन आंटी, गोविंद बोला, खाने का इंतजाम स्कूल वालों की तरफ से ही है। वहीं पर दाल बाटी बनेगी। हम लोगों से 5-5 रुपए इसी के लिए तो लिए गए हैं। अरे बाबा, खाना तो 2 बजे से पहले नहीं मिलने का। तब तक पेट में डालने के वास्ते कुछ होना मांगता कि नहीं? इतना? प्रवीण ने याचना भरी दृष्टि से गोविंद को देखा। गोविंद तुरंत पैतरा बदलकर बोला, आंटी, इतना बड़ा टिफिन प्रवीण कहाँ कहाँ लाते फिरेगा? खोने का डर अलग। अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, प्लास्टिक की थैलियों में डालकर दे दीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया है।
अविनाश ने अपना बैग खोलकर चकली और खुरमे के पैकेट्स दिखाए। फिर सारा सामान प्लास्टिक की थैलियों में डाला गया। मेहता आंटी बराबर हिदायत देती नहीं कि कौन सी चीज जाते ही खानी है, कौन सी चीज शाम को खानी है, किस चीज के साथ कौन सा अचार लेना है, किस चीज में मिर्च ज़्यादा है, किस में नमक जरा कम हो गया है। सारा तामझाम उठाकर वे सड़क पर चले आए। तब तक उनके निर्देश जारी ही थे। वे जब तक मुड़कर आंखों से ओझल नहीं हो गए, वे बराबर दरवाजे में ही खड़ी रहीं। घर से दूर जाते ही प्रवीण ने छुटकारे की सांस लेते हुए कहा, इकलौता लड़का होना भी एक मुसीबत है यार। यह कहो कि मजे हैं। यह मजे देखो। प्रवीण ने जेब में से एक पैकेट निकालकर दिखाया। छोटी सी बैंडेज सहित फर्स्ट एड का पूरा सामान था। आंटी को शायद पिछली बात याद आ गई होगी। अरे ऐसी बातें वे भूलती ही कब हैं, प्रवीण ने कहा। बेचारा, पिछले महीने स्पोर्ट्स मीट हुई थी। उन लोगों का स्कूल टग ऑफ वॉर में जीत गया था, पर उस रस्साकशी में प्रवीण के हाथ बुरी तरह छिल गए थे। उसके लड़कियों के से हाथों को लेकर साथियों ने बहुत मजाक बनाया था। उस चीटा कशी को तो वह दिलेरी के साथ सह गया था, पर घर पहुंचते ही मां ने जो हाय तौबा मचाई थी, उससे तो वह शर्म से गड़ गया था। उसके बाद 8 दिन तक घर में बंद होकर रहना पड़ा था। इन्फेक्शन के डर से दोस्तों को भी बाहर से ही विदा कर दिया जाता। गोविंद भैया, अविनाश ने चकली का पैकेट निकालते हुए कहा, एक एक पैकेट खाली करते चलते हैं, थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। तुम लोग खाओ, मैं घर से नाश्ता करके चला हूं, अभी भूख नहीं है, उसने रुखाई से कहा और थोड़ा आगे बढ़कर चलने लगा, जिससे उन्हें संकोच न हो। दरअसल उसे झेप लग रही थी। वह एकदम खाली हाथ चला आया था। मां से कहा होता तो वे इतनी सुबह भी कितना कुछ बना देती, पर कहने का मन नहीं हुआ। न किसी ने उससे कुछ पूछा। आजकल घर का यही रवैया हो गया है। वह कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कोई नहीं पूछता। वह जितनी भी देर से लौटे, कोई कुछ नहीं कहता। पहले पापा जरूर थोड़ी डांट डपट कर दिया करते थे, पर अब जैसे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि घर गोविंद के लिए सिर्फ खाने और सोने की जगह पर है, इसीलिए उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। केवल झेप का ही सवाल होता तो चकली का आकर्षण उससे बहुत प्रबल था, पर आज सुबह के प्रसंग के बाद उसे देशपांडे काकी से और उनकी बनाई चीजों से वितृष्णा हो गई थी। यही काकी किसी समय उसको कितना लाड़ किया करती थी। उन दिनों अविनाश का बड़ा भाई अरविंद उसके साथ पढ़ता था और गोविंद का अधिकांश समय उसी परिवार के साथ गुजरता था, पर गोविंद वहीं का वहीं रह गया और अरविंद आगे बढ़ता चला गया। अब तो वह मेडिकल में पहुंच गया है। कभी रास्ते में टकराता है तो बात करते भी जैसे उसे शर्म आती है। उस घर से नाता एक तरह से टूट ही गया था, पर अविनाश इस साल उसकी कक्षा में आ गया तो लगा था कि पुराने धागे फिर से जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके आसपास का सब कुछ बदल गया है तो देशपांडे परिवार ही कैसे अछूता रह जाता। जिस समय वे लोग पहुंचे, स्कूल के अहाते में बस एकदम तैयार खड़ी थी। लड़के रोज चाहे लेट आते रहे हों, पिकनिक पार्टियों में तो समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। देर से पहुंचने वालों में बस वे ही लोग थे और इसके लिए प्रवीण अपनी मां को लगातार कोसे जा रहा था। ठीक 7:30 बजे बस रवाना हुई और गाते बजाते हुए वे लोग 9:30 बजे डैम पहुंच भी गए। जैसा कि पहले से तय था, पहुंचते ही बच्चों ने फटाफट कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। गोविंद अव्वल दर्जे का तैराक था। वहां किनारे के पास डुबकियां लगाने भर से उसका मन नहीं भरा। लोगों के मना करने के बावजूद वह जलाशय का पूरा चक्कर लगा आया। फिर वह तरह तरह के स्ट्रोक्स से किनारे पर खड़े लोगों का मनोरंजन करने लगा। खेलों का बादशाह था गोविंद, चाहे वह कबड्डी हो या बास्केटबॉल, स्लो साइकिलिंग हो या वाटर पोलो, वह हमेशा सब पर भारी पड़ता था। इसीलिए हर स्कूल में वह लोकप्रिय भी हो जाता था। काफी करतब दिखाने के बाद जब कुछ थकान सी महसूस हुई तो वह किनारे की ओर लौटने लगा। तभी बाईं ओर शोर सा सुनाई पड़ा। एक साथ कई स्वरों में बचाओ बचाओ सुनकर वह भी हाथ मारता हुआ उस ओर बढ़ गया।
कोई छात्र डूब रहा था। मदन जैन और सुनील गुप्ता बारी बारी से डुबकी लगा चुके थे, पर डूबने वाले की थाह न पाकर ऊपर आ गए थे। गोविंद, संभल के, उन्होंने गोविंद को सावधान किया, पर तब तक वह पानी में धंस चुका था। सौभाग्य से लड़के का पैर ही उसकी पकड़ में आया। उसने मजबूती से उसे थाम लिया और अपना सारा कौशल और शक्ति दांव पर लगाकर उसे पानी की सतह पर ले आया। पानी के ऊपर तैरते संज्ञाहीन साथी को अब उसने पहचाना। अविनाश था। जब और लोग प्रथमोपचार पर व्यस्त हो गए, वह लस्त-पस्त दूर जाकर लेट गया। उसे अविनाश पर बेहद गुस्सा आ रहा था। कमबख्त, इसी को डूबना था। अभी कुछ हो जाता तो। उसे काकी का क्रोध से तमतमाता चेहरा याद आया और वह बेवजह कांप उठा। गोविंद, कपड़े पहन लो, ठंड खा जाओगे। उसने चौंक कर देखा। उसके कपड़े और तौलिया लेकर प्रवीण उसके सामने खड़ा है। कपड़े पहनते हुए उसने लक्ष्य किया। प्रवीण बराबर उसे देखे जा रहा है। क्या है रे? देखो, बा को यह सब नहीं बताओगे। उसके स्वर में याचना थी। उसे वे सारी हिदायतें याद आ गईं जो चलते समय आंटी ने दी थी। माएं डरती हैं तो गलत थोड़े ही है। देखना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। फिर भी अच्छा, नहीं कहूंगा, बस। उसने प्रवीण की पीठ थपथपा दी। वह आश्वस्त हो गया। पिकनिक का सारा मूड हवा हो गया था। फिर भी जो खाना बन गया था उसके साथ न्याय तो करना ही था। तब यह हुआ कि अविनाश को शहर भेज दिया जाए ताकि उसका इलाज ठीक से हो सके। डाक बंगले में रुके हुए अफसर महोदय ने सहृदयता का परिचय दिया और अपनी जीप मैं ड्राइवर के साथ दे दी। 2 टीचर्स, गोविंद और एक और छात्र मरीज को गोद में लेकर पीछे की तरफ बैठ गए। जीप शहर की ओर दौड़ने लगी। घटना से सभी लोग इतने स्तब्ध थे कि पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। अभी 4 घंटे पहले इसी रास्ते से वे लोग कैसी मस्ती के आलम से गुजरे थे, और अब शहर की सीमा में प्रवेश करते ही गोविंद ने कहा, पहले इसके घर खबर कर देते हैं सर, वे लोग भी अस्पताल चले चलते। बात सबको जच गई। बतौर गाइड गोविंद सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में गाड़ी देश पांडे साहब के घर के सामने खड़ी थी। हॉर्न सुनते ही काकी दौड़ी आईं। जैसे ही गोविंद ने उन्हें सारी बात बताई, वो एकदम चीख पड़ी। मैं पहले ही कहती थी गोविंद के साथ मत जा, बोलती थी, पर उसको तो यही दोस्त मिला है पूरे स्कूल में। बहन जी, पाटिल सर पता नहीं कब उतर आए थे। गंभीर स्वर में बोले, आपका लड़का बीमार है, पीछे गाड़ी में लेटा है। आप चाहें तो हमारे साथ अस्पताल चलिए। और एक बात याद रखिए, आज गोविंद नहीं होता तो आपका लड़का घर वापस नहीं आता। काकी एकदम आवाक देखती रह गईं। उनकी आंखें छलछला आईं। इसके बाद जो नाटक होता वह गोविंद के बर्दाश्त से बाहर था। सर, उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूं, घर जाऊंगा। और उनकी अनुमति की राह देखे बिना वह घर की ओर मुड़ गया। घर एकदम सुनसान था। रविवार की दोपहर तो पापा ने दासगुप्ता अंकल और शतरंज के नाम कर रखी है। उनके घर पर रहने का सवाल ही नहीं उठता। लगता है सीमा भी पड़ोस में टीवी देखने निकल गई। मिलिंद भी कहीं क्रिकेट खेलने निकल गया होगा। रविवार को उनकी टीम अड़ोस पड़ोस की टीमों से मैच खेलती है और 50-55 पर आउट होकर लौटती है। उड़ के दरवाजे को ठेल कर भीतर गया तो सामने की दीवार घड़ी पर नजर पड़ गई। 1:30 बज रहा था। उसे याद आया कि 1 कप चाय के सिवा उसने सुबह से कुछ नहीं लिया है और भूख से उसकी आंखें कुलबुला रही हैं। वह उसी तरह जूते बजाता हुआ रसोई के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। मां आंगन में धूप सेंकती हुई किसी का स्वेटर बुन रही थी। आहट सुनकर भीतर आ गईं। एक बार उन्होंने उसके धूल सने जूते देखे, गर्द भरे कपड़े और बिखरे बालों पर एक नजर डाली, फिर चुपचाप दरवाजा खोलकर किचन में चली गईं। गैस जलाकर खाना गर्म किया और थाली लगाकर मेज पर रख दी। जब तक वह खाता रहा, वह बुनाई लिए पास ही कुर्सी पर बैठी रही। मांगने से पहले ही हर चीज उसकी थाली में पहुंचती रही। भूख का पहला आवेग समाप्त होते ही
वह कचर कचर खाता रहा, पर बाद में कमरे के उस निस्तब्ध वातावरण में उसे अपनी ही आवाज बड़ी भोंडी मालूम हुई। उसे याद आया, मां को इस तरह आवाज करते हुए खाना जरा भी नहीं भाता। शुरू शुरू में तो वे गोविंद को हमेशा टोक दिया करती थी। उस समय दादी यदि कहीं आसपास होती तो दहाड़ उठती, अब बच्चे को खा भी लेने दो मेम साहब, कायदे कानून बाद में सिखाना। माँ बेचारी कट कर रह जाती। माँ, हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना दो। सीमा और मिलिंद पता नहीं कहां से दौड़ते हुए एक साथ घर में दाखिल हुए। अरे अरे, पहले जरा हाथ पांव धो लो, बाहर से आ रहे हो ना, मां ने डपटा। बच्चे उसी तरह शोर मचाते हुए बाथरूम में घुस गए। गोविंद ने एक नजर चुपके से अपने जूतों पर डाली। एक बारगी उसे ग्लानि हो आई, पर दूसरे ही पल उसका विद्रोही मन फन निकालकर खड़ा हो गया। अपने बच्चों को कैसी तहजीब सिखाई जा रही है। तीसरा कोई उजड है तो हुआ करे। उसकी भूख जैसे एकदम गायब हो गई। थाली में आधी रोटी छोड़कर वह उठ गया। हाथ धोते हुए सुना, मिलिंद कह रहा था, भैया रोटी छोड़कर उठे हैं, उन्हें डांटिए ना। भैया बड़े हैं, उनकी बराबरी नहीं करते, मां ने हंसकर कहा। हमें क्यों डांटेंगी? अपने कमरे में जाते हुए वह बुदबुदाया, हम उनके कौन लगते हैं? उसका कमरा यानी कि छत के सिरे पर बना हुआ छोटा सा टीन शेड गर्मियों में बिस्तर पलंग आदि रखने के लिए बनवाया गया था। उसे अच्छी तरह ढांप ढूंप कर 2 साल से गोविंद ने उसी में डेरा डाल लिया है। कभी कभी वह बेतरह गर्म हो जाता है, पर एकांत के लालच से गोविंद उसे छोड़ता नहीं। पता नहीं क्यों इन दिनों उसे सबसे अलग अलग रहना ही अच्छा लगता है। सर में जैसे हथौड़े चल रहे थे। उसने एक रुमाल कसकर बांधा और बिस्तर पर लेट गया, पर जरा सी करवट लेते ही वह दर्द से कराह उठा। दाहिनी बाजू में बला का दर्द हो रहा था। तब जोश में पता नहीं चला था, पर अविनाश को बाहर निकालना उसे बहुत भारी पड़ा था। पूरा शरीर कसक रहा था, पर हाथ तो पके फोड़े की तरह दुख रहा था। सर अलग फटा जा रहा था। खाली पेट धूप में जो घूमता रहा था। मां से कहेगा तो अभी अदरक डालकर चाय बना देंगी, सिर दबा देंगी, हाथ की मालिश कर देंगी, पर कहने का मन ही नहीं हुआ। खुद ही चुपचाप नीचे उतर आया। पापा की दवाई वाली संदूकशी से एक एस्प्रो निकालकर निगल ली, फिर आयोडेक्स की शीशी लेकर वापस कमरे में आ गया। आयोडेक्स मलता हुआ पुनः पलंग पर लेट गया। नीचे आंगन में मां पुनः बुनाई लेकर बैठ गई थी। सीमा मिलिंद उनके अगल बगल लेट गए थे और स्कूल की, दोस्तों की, टीवी की खबरें सुना रहे थे। पता नहीं कहने को कितनी सारी बातें उनके पास थीं। दोनों में जैसे होड़ सी लगी हुई थी। बीच बीच में मां की खनकती हंसी भी सुनाई दे जाती थी। उसका मन हुआ वह भी दौड़कर नीचे चला जाए और मां की गोद में सर छुपाकर लेट जाए। सुबह से मन में सुलग रही सारी बातें बता दे। देश पांडे काकी और कपूर आंटी की शिकायत कर दे। मां शांति से सुन भी लेंगी तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा। उसकी दुखती बाह को मां छू देंगी तो दर्द भाग जाएगा। लेकिन इसके लिए उसे मां के पास जाना पड़ेगा। वे खुद उसके पास नहीं आएंगी। पता नहीं कब वे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं जिनसे होकर मां उसके पास आया करती थी। किसने बंद किए हैं? उसे प्रवीण की विदाई याद आई। देश पांडे काकी का बदहवास चेहरा याद आया। यहां ऐसी कोई हाय तौबा नहीं मचती है। जब जहां जी चाहे चले जाओ, जब मर्जी हो लौट आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। 24 घंटे खाना तैयार मिलेगा, जैसे इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं है। इतनी ठंडी क्यों है मां? और उसके साथ ही ऐसा क्यों है? सीमा मिलिंद के साथ तो ऐसा नहीं है। वे खाना नहीं खाते तो उनकी मनुहारें की जाती हैं। वे पढ़ने नहीं बैठते तो उन्हें डांट पड़ती है। कोई काबिले तारीफ काम कर देते हैं तो शाबाशी मिलती है। कोई गलती कर बैठते हैं तो कान भी खींचे जाते हैं। फिर उसे ही अपने हाल पर क्यों छोड़ दिया गया है? आखिर क्यों? मां हमेशा से ऐसी नहीं थी। नई नई आई थी तो उसे कितना प्यार करती थी। दिन भर वह उनका पल्लू पकड़े पीछे पीछे घूमता था।
2-4 बार उनके साथ पीहर भी हो आया था। वहां नए मामा मौसी से, नाना नानी से इतना लाड़ दुलार मिला कि वहीं रह जाने का मन होता था। यूं लाड़ प्यार की कमी उनके अपने घर में भी नहीं थी। माँ और दादी दोनों का भरपूर प्यार उस पर बरस रहा था, पर पता नहीं क्यों दादी का प्यार अब कम हो चला था। माँ के पास ज्यादा अच्छा लगता था। दादी को इस बात पर बहुत ताव आता था। जिस तिस से कहती फिरती, पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है लड़के पर, उसी का होकर रह गया है। मेरे पास तो फटकता भी नहीं। पास पड़ोसने हंसकर कहती, अच्छा तो है माँ जी, अब आपकी उम्र कोई बच्चे पालने की रह गई है। आप तो अब निश्चिंत होकर भजन पूजन कीजिए। अरे काहे की निश्चिंती बिन्नी, दादी कहती, 4 दिन की चांदनी है बस। गोविंद खुद बड़ा पसोपेश में रहता। उसकी नन्ही सी जान हमेशा सांसत में रहती। दादी को नाराज करने का मन नहीं होता, पर मां का आकर्षण भी प्रबल था। जीवन में पहली बार इस मधुर महत्व का स्वाद पाया था। उसका मोह छूटता नहीं था। मां और दादी दोनों ही उस पर जान छिड़कती थी, पर दोनों में एक बुनियादी फर्क था। दादी का प्यार एकदम मुक्त निर्द्वंद था, जबकि मां थोड़ा सा अनुशासन चाहती थी। दादी तो सुबह बिस्तर में ही लड्डू या हलवे की कटोरी पकड़ा देती थी। चाय तो जितनी बार घर में बनती उसे मिलती ही थी। मां सबसे पहले मंजन कराती थी, इसके बाद दूध मिलता था। हाँ, दूध ही मिलता था। उसकी चाय की आदत उन्होंने बड़ी तरकीब से छुड़ा दी थी। कभी काला भुस हो जाने का डर दिखाया था, कभी महावीर जैसा बलवान बनने का लालच दिया था। उसने अपने आप चाय छोड़ दी थी और दोनों वक्त दूध पीने लगा था। रात में मां प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती थी, पर उनके लिए दिन में थोड़ी देर स्लेट लेकर बैठना होता था। उसके साथ वाले लड़के स्कूल जाने लगे थे। मां का बस चलता तो उसे भी भेज देती, पर हाई कमान की मर्जी के आगे बेबस थी। दादी अभी से दुधमुहे बच्चे को जेल खाने में नहीं ठूंसना चाहती थी। मां के आने से पहले वह घर में कम ही टिकता था। दादी के साथ मंदिरों की सैर करता था या महेश के साथ खेलने के लिए बुआ के यहां निकल जाता। अक्सर वह रोज ही शाम को रामू के कंधे पर चढ़कर बस अड्डे का चक्कर लगा आता था। जब भी बाजार जाता, दादी ₹1-2 पकड़ा देती थी। मां के आने के बाद भी रामू के साथ घूमना बदस्तूर जारी रहा, पर दादी अगर घर पर नहीं होती तो उसे खाली हाथ ही जाना पड़ता। दादी को पता चलता तो बहुत खफा हो जाती। उनके सामने जब भी घूमने निकलता, वे पूछती, पैसा टका कछु दे है महतारी ने कि ऐसे ही चले हो? फिर अपने बटुए से रुपया निकाल कर पकड़ाती और सबको सुनाकर कहती, अरे छोटे लोगों के मोड़ा मोड़ी भी चवन्नी अठन्नी लेकर निकले हैं, और यहां देखो किसी चीज पर लड़के का मन आ जाए तो। पर कई बार ऐसा होता कि लड़के का मन किसी चीज पर आता ही नहीं। दादी का रुपया वैसे ही वापस आ जाता। बाजार में भिन भिन करती मक्खियां, खोमचे वालों के गंदे हाथ, सड़क से उड़ती धूल, बीड़ी सिगरेट का धुआं, ये सारी चीजें जैसे गोविंद ने पहली बार लक्ष्य की थी। दादी बेहद नाराज होती। मेम साहब लड़के को एकदम अंग्रेज बनाए दे रही हैं। 2 घड़ी मन बहला आता था बेचारा, अब वह भी छूट गया। इन सब चीजों के छूट जाने का गोविंद को जरा भी मलाल नहीं था। उनसे अच्छी चीजें रोज घर में बन रही थी, पर दादी को जैसे विश्वास ही नहीं होता था। वह भी सर्दियों की एक ऐसी ही गुनगुनी दोपहर थी। इसी आंगन में दादी अपने बड़े से पलंग पर लेटी थी और श्यामा खवासन उनके पैरों में नारायण तेल की मालिश कर रही थी। उसकी तीखी गंध से घबराकर मां ने अपनी कुर्सी दूर चमेली के नीचे लगा ली थी। वहीं बैठकर वे गोविंद के लिए 3 रंगों वाला स्वेटर बुन रही थी। दादी का यह पलंग गोविंद को बड़ा प्रिय था। इस पर बस का खेल बहुत अच्छा जमता था। रामू के साथ रोज बस अड्डे की सैर करके वह इस हुनर में पारंगत हो गया था। उन दिनों बस ड्राइवर उसकी कल्पना का सबसे अच्छा आदर्श पुरुष हुआ करता था। जब भी कोई पूछता, गोविंद बड़े होकर क्या करोगे, वह झट से जवाब देता, बस चलाऊंगा।
तब पता नहीं था कि वह अपने मुंह से अपनी ही भविष्यवाणी कर रहा है। दादी उसकी परमानेंट पैसेंजर थी। कभी माँ और कभी महरी को भी वह जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेता था, पर श्यामा उसे सबसे अच्छी लगती थी। आंखें मटकाकर ऐसी लच्छेदार बातें करती थी कि बस हमेशा उसे डिलेवर बाबू कहकर बुलाती, कभी नाम नहीं लेती। उस दिन भी श्यामा को देखकर वह मूड में आ गया था। पहले तो उसने मुसाफिरों को टिकट बांटे, फिर बचे हुए कागज की बीड़ी बनाकर कान पर रख ली। दादी और श्यामा उसकी अदा पर मुस्कुरा दी। इससे उसका उत्साह बढ़ गया। मां की नजर बचाकर उसने बीड़ी का एक भरपूर कश लिया। वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह काल्पनिक धुएं के छल्ले बनाने लगा। वे हंस हंस कर लोटपोट हो गईं। शोर सुनकर मां ने आंख उठाकर देखा। उसने तुरंत बीड़ी फेंक दी और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, पर गाड़ी किसी जिद्दी बच्चे की तरह अड़कर बैठ गई थी। किसी तरह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। साली तेरी! उसके मुंह से यह भारी भरकम गाली सुनकर श्यामा तो हंसी से दोहरी हो गई। हंसते हंसते दादी के गले में फंदा पड़ गया। उन्हें और खुश करने के लिए उसी वजन की एक और गाली निकालने जा रहा था कि तड़ाक, मेहंदी भरे हाथों का एक तमाचा उसके गाल पर पड़ा। यह सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि सबके सब आवाक रह गए। वह तो रोना ही भूल गया। पल भर को एक भीषण स्तब्धता छा गई, पर दूसरे ही क्षण दादी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। डायन, मेरे लड़के पर हाथ उठाया तूने? कल की घर में आई अपने को राजरानी समझने लगी। समझ क्या रखा है? क्या उसके सिर पर कोई नहीं है जो तू यूं हुक्म चला रही है? अरे उसकी मां मर गई तो क्या हुआ, अभी उसकी दादी बैठी है। खबरदार जो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा। दादी धुआंधार बोलती चली गई। मां की अगली पिछली 7 पीढ़ियों को उन्होंने तार दिया। शोर सुनकर मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पास पड़ोस की औरतें 6 महीने से इसी शुभ घड़ी का इंतजार कर रही थीं। फौरन दौड़ी चली आईं। उन सब के बीच मां पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रह गई थी। उन्होंने उसके बाद कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, पर वह सारा प्रसंग उसके अवचेतन में ऐसी दहशत भर गया था कि फिर कभी उसके मुंह से गाली नहीं निकली। हाय रे, बिना मां का बच्चा! कहती हुई सब औरतें उस दिन अपने घर लौट गई थीं। यह बिना मां वाला विशेषण हमेशा उसके लिए ढाल की तरह काम आया। दादी ने पुनः उसे अपने आंचल में ले लिया था। जब उन्होंने मुनासिब समझा, उसे स्कूल भेजा गया। वहां पहली तिमाही परीक्षा की रिपोर्ट इतनी निराशाजनक रही कि उसके लिए ट्यूटर रखना पड़ा। पर विद्यार्थी अपने गुरु से उतना नहीं डरता था जितना गुरु छात्र की दादी से। वे वहां दरवाजे पर कान लगाए बैठी रहती। ट्यूटर की आवाज जरा ऊंची हुई कि जवाब तलब करने पहुंच जाती। ऐसे में प्रगति क्या होती? खाक! पापा दबी जुबान से कुछ कहने जाते तो दादी डपट देती। अब रहने भी दे, तू भी बहुरिया के कहने में चले है। क्या आज ही लड़के को कहीं कमाई करने जाना है? अपनी उम्र पे आप पढ़ लेगा। दादी का यह फौजी कानून घर तक ही सीमित नहीं था। वे स्कूल में भी जा धमकती। वहां अगर रोब दाब से दाल नहीं गलती तो चिरौरी करने लगती। बिना मां का लड़का है मास्टर जी, जरा संभाल लेना। बिना मां का लड़का होना उसे हर जगह रियायत दिलाता रहा। स्कूल लेट पहुंचता या होमवर्क छूट जाता तो टीचर्स अनदेखा कर जाते। एक आध बार यूनिफॉर्म में ना भी गया तो उसे सजा नहीं मिलती थी। कॉलोनी में भी वह सबकी सहानुभूति का पात्र था। आपस की लड़ाई में अगर उसकी गलती होती भी थी तो पास पड़ोस वाले उससे कुछ नहीं कहते थे, अपने ही बच्चों को डांट देते थे। कभी किसी के यहाँ अच्छी सी चीज बनती थी तो उसके लिए जरूर निकाल कर रखी जाती थी। कपूर आंटी ने एक बार उसे पुलोवर बना दिया था। गुप्ता आंटी अक्सर ही उसका होमवर्क करवा देती थी। बेचारा, सब कहती। उस सहानुभूति में करुणा कितनी होती थी, कौतूहल कितना, वह तब समझ नहीं पाता था। 11 वर्ष तक वह घर में राजा बना रहा। जब तक दादी की छत्र छाया रही, किसी ने उसे छूने का भी साहस नहीं किया। पर एक रात दादी जो सोई
तो सुबह उठी ही नहीं। सब हक्के बक्के रह गए। गोविंद तो एकदम जड़ हो गया। अपनी मां उसे याद नहीं थी। मात्र 3 महीने का छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। दादी की गोद में पलकर ही वह इतना बड़ा हुआ था। दादी ही उसकी दुनिया थी। अपनी दुनिया को इस तरह उजड़ते देखकर उसे धक्का सा लगा। उसका नन्हा सा दिल इस सदमे को सह नहीं सका, पर वह क्या करता? कोई भी तो नहीं था जिसकी गोद में सर छुपाकर वह रो लेता, जिसके स्नेहिल स्पर्श से वह आश्वस्त हो लेता। वह एकदम अकेला पड़ गया, स्कूल में, घर पर, सभी जगह। और उसके बाद सब कुछ गड़बड़ होता चला गया। पढ़ने में वह बहुत तेज कभी भी नहीं रहा। अब फेल होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उसके साथ के लड़के कॉलेज में पहुंच गए हैं। जो आगे नहीं पढ़ पाए वे बाप के बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं। पर गोविंद वहीं का वहीं है। 18 साल की उम्र में 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। क्लास की जगह वह स्कूल ही बदलता रहा है। गोविंद? वह अलसाया सा लेटा था। चौंक कर उठ बैठा। दरवाजे पर मां खड़ी थी। वह प्रश्नार्थक मुद्रा लिए अगले वाक्य की प्रतीक्षा में बैठा रहा। वे भी कुछ कहने को हुई, फिर रुक कर कुछ सूंघने लगी। आयोडेक्स की गंध आ रही है। मैंने लगाया है। क्यों? हाथ में दर्द हो रहा था। कैसे? साइकिल से गिर गया था। अरे देखो तो, कहकर मां जैसे ही आगे बढ़ी वह छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। नहीं, ऐसा खास कुछ नहीं है। उसने कुछ इतनी सख्ती से कहा कि मां उसकी अनिच्छा को जान गई। संभाल कर चलाया कर जरा, आजकल सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि डर लगता है, मां ने कहा और लौट पड़ी। गोविंद ने राहत की सांस ली। दरअसल वह इस समय मन की ऐसी तरल अवस्था में था कि मां छू भी देती तो वह भरभरा कर रो पड़ता, और यही वह नहीं चाहता था। मां सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी और तब उसे ख्याल आया वे बेवजह उसके कमरे तक कभी नहीं आती थी। कोई भी नहीं आता था। वह लंबे लंबे ढक भरता हुआ उनके पास पहुंचा। कुछ काम था? उसने पूछा, और तभी मां के हाथ में टंगे झोले पर उसकी नजर पड़ी। कुछ लाना है क्या? लाना तो था, मां ने असहाय स्वर में कहा, पर तेरा हाथ। कहा तो ऐसा खास कुछ नहीं है। क्या लाना है? अरे आज मिलिंद की वर्षगांठ है ना, बंगाली मिठाई ही चाहिए। तेरे पापा पता नहीं कब लौटेंगे। आते ही उन्हें झोला पकड़ा दिया तो तेरी बुआ जी मुझे 10 बातें सुनाएंगी। समझ गया, उसने कहा और झोला लेकर फौरन सीढ़ियां उतर गया। तो आज बुआ जी आ रही हैं, फूफा जी और महेश भी आएंगे। जीवन में अगर उसे किसी से सख्त नफरत है तो बुआ जी से। पता नहीं क्यों बुआ जी का महेश उससे ठीक 2 महीने बाद ही इस दुनिया में आया है, और तब से किसी दुष्ट ग्रह की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं किस कुघड़ी में दोनों ने एक साथ एक ही स्कूल में दाखिला ले लिया। तब से जैसे बुआ जी ने दोनों के तुलनात्मक अध्ययन का वीणा उठा लिया। कहना न होगा कि महेश का पड़ला हमेशा भारी रहा। अब तो खैर वह B.Com कर चुका है। बुआ जी को यही मलाल है कि वह कंपटीशन में नहीं बैठ सकता। मिलिंद की तरह गोविंद का जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, पर 2-3 साल से उसने मना कर रखा है। अगर घर पर कुछ आयोजन होता भी है तो वह बाहर निकल जाता है। इसलिए अब उसके लिए नए कपड़े सिलवाकर ही माँ पापा संतुष्ट हो लेते हैं। बचपन में जिस दिन की उसे बेहद प्रतीक्षा रहती थी, वही दिन अब उसे सालने लगा है। संगी साथी सब इधर उधर हो गए हैं। दूसरे घर में छोटा सा भी समारोह हो तो बुआ जी को टाला नहीं जा सकता। पापा की एक ही तो बहन है, और वह भी शहर में। बुआ जी जब भी आती हैं उनका महेश पुराण शुरू हो जाता है। उसे सुनकर गोविंद का खून खौलने लगता है। वह तो आज भी जाते ही मां से कह देगा कि जो भी बना है मुझे परोस दो। उसे खास भूख भी नहीं है, पर जानता है कि तीज त्योहार या ऐसे मौकों पर मां उसके लिए खाना लिए बैठी रहती हैं। वह बुआ जी को ताने उलाहने देने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए खाकर निकल जाएगा, फिर लौटने में चाहे कितनी ही देर हो जाए।
घर पहुंचते ही उसने जान लिया कि बुआ जी का आगमन हो चुका है। उनकी बुलंद आवाज सड़क तक आ रही थी। वे मां से कह रही थी, भैया से कहूंगी ये आए तो खाने पर बात करें। भैया कहेंगे तो अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं लगवा ही देंगे। इतनी जगह जान पहचान है, न होगा तो कुछ दिन अपनी दुकान पर ही बिठा लेंगे। उसकी पढ़ाई तो हो जाने दीजिए। अरे पढ़ता ही होता तो क्या बात थी, अब महेश को पढ़ा ही रहे हैं कि नहीं। पर ये 18 पार करके 19वीं में चल रहा है, अभी तक मैट्रिक से नहीं निकला। यूं ही पैसे बिगाड़ने से फायदा। तुम्हारे और भी बच्चे हैं कि नहीं? बस हो गई शुरू। गोविंद का मन हुआ कसकर उनका मुंह बंद कर दे। आवाज और लहजा एकदम दादी का पाया है। गरजती थी तो पूरे मोहल्ले को गुंजाकर रख देती थी, कलेजा छलनी करके रख देती। और मैं फूफा जी की दुकान पर बैठूंगा? थू, इससे तो फरीद के वर्कशॉप में ही चला जाऊं तो क्या बुरा है। बेचारा कितनी बार कह चुका है, एक एक करके सारे हुनर सिखाता जा रहा है। सच उसकी सी हिम्मत होनी चाहिए। 2 बार फेल हुआ और स्कूल से राम राम कर ली। अब धड़ल्ले से दुकान चल रही है। करना ही होगा तो फरीद के साथ काम करूंगा। फूफा जी के साथ बैठकर साड़ियों की तह नहीं लगवाऊंगा। मां, उसने दरवाजे से ही आवाज दी, ये सामान ले लो और जो भी बना हो मुझे परोस दो, रात लौटने में देर हो जाएगी। बना तो अभी कुछ भी नहीं है, एक सब्जी भर बनी है। अच्छा ठहर, 2 पूड़ी उतार देती हूं, मिठाई तो तू लाया ही है। मां रसोई की ओर मुड़ी ही थी कि सीमा दौड़ी दौड़ी आई। मां, पता है आज अभी भैया डूबते डूबते बचे हैं। अरे कैसे? सब लोग पिकनिक पर गए थे बांध पर। पता है भैया ने उन्हें बाहर निकाला है। गोविंद? मां के स्वर में आश्चर्य था, आंखों में अभियोग। गोविंद ने नजरें झुका ली। ऐसी रिस्क लेते हैं कहीं? मां ने कांपते स्वर में कहा। कोई सामने डूब रहा हो तब भी? मां चुप रही। गोविंद को जैसे बहाना मिल गया। थोड़ी देर अभी के पास जाकर ही बैठूंगा। सुबह दर्द के कारण उसे वैसे ही छोड़कर चला आया था। अच्छा, 2 पूड़ी उतार देती हूं झटपट, आजा। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले, जेब टटोली, मुश्किल से 50 पैसे निकले। कल से 10-12 रुपए खर्च कर चुका है। आज जेब एकदम खाली थी। मां को हिसाब देते समय ही बचा लेता तो ठीक था। मां कुछ नहीं कहती, पर बुआ जी के डर से पाई पाई वापस कर दी। मांगने से अब भी मां मना नहीं करेंगी, पर बुआ जी के डर से ही फिर चुप रहा। चलो 50 पैसे तो हैं, चाय के काम आ जाएंगे। रसोई में आते हुए देखा, मां की ड्रेसिंग टेबल पर पाउडर के डिब्बे के नीचे 5 का नोट रखा हुआ है। उसने धीरे से उठाकर जेब में डाल लिया। मां से बाद में कह देगा, ऐसा वह कई बार कर चुका है। मां मना भी नहीं करती, कहती हैं बस मुझे पता होना चाहिए। अपनी प्लेट लेकर वह रसोई में ही जम गया था। मुश्किल से 2 कौर खा पाया होगा कि बुआ जी की चीख सुनाई दी। गोविंद, यहां 5 का नोट रखा था, तूने उठाया तो नहीं? वह भीतर तक काट हो आया। फिर भी उसने गुर्रा कर पूछा, कौन सा नोट? अरे अभी तो ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। मथुराइन के यहां जा रही थी, सोचा पोते को देखाऊं। नोट रखकर बाथरूम तक क्या गई, गायब हो गया। क्या शोर है भाई? पापा को भी इसी समय आना था। अरे जगदीश, मेरा 5 का नोट अभी यहां रखा था, अभी गायब हो गया। बीबी जी, मां के सख्त स्वर से सभी चौंक उठे। घर के बच्चे पर कैसा आरोप लगा रही हैं आप? मैंने उठाया था वह नोट, मैं ही रखकर भूल गई हूं। अभी लाकर देती हूं, हाय तौबा मत मचाइए। मां झम्म से उठकर अंदर गईं। उनके उठते ही जैसे गोविंद में चेतना लौटी। वह एकदम उठ खड़ा हुआ और हाथ धोने चला गया। मां दौड़ी दौड़ी रसोई में आई और चिल्ला पड़ी, ये लीजिए अपना नोट। और यह क्या, गोविंद कहाँ गया? खा चुका शायद। खाया कहां, अभी तो शुरू किया था। देख लिया आपने, लड़का भूखे पेट थाली से उठ गया है।
तोहमत लगाने से पहले इंसान को कुछ सोचना चाहिए। माना कि आपके बेटे जैसा होशियार नहीं है, पर इससे क्या वह चोर हो जाएगा? गोविंद ने चुपके से साइकिल उठाई और बाहर निकल आया। अब वह कभी मां को अपना मुंह नहीं दिखा सकेगा। वह एक बार उससे पूछ भी लेती तो वह भरा बैठा था, कुछ भी बोल जाता, पर उससे बिना कुछ पूछे ही इस तरह ढाल बनकर तन जाना, उसका अपराध अपने सिर ओढ़ लेना। नहीं, अब वह कभी मां के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। 3-4 घंटे सड़कों पर घूमने के बाद वह स्टेशन चला आया। दरअसल उसका यहां आने का कोई इरादा नहीं था। वह तो अपने में इतना खोया हुआ था कि कोलाहल सुनने पर ही भान हुआ वह कहां आ गया है। शायद कहीं भाग जाने की सुप्त इच्छा ही उसे यहां ले आई थी। स्टेशन पर आते ही उसे बुआ जी पर ताव आने लगा। भला की कंजूस है, कहने को इतने बड़े आदमी हैं ये लोग, पर नियत के एकदम खोटे हैं। अब पूरा कुनबा खाना खाने आएगा और जाते समय मिलिंद को एक खिलौना या किताब पकड़ा जाएगा। माथुर आंटी से इतनी पुरानी दोस्ती है बुआ जी की, पर यह भी नहीं हुआ कि उनके पोते के लिए 10 रुपए ही निकल आते। बस एक 5 का पत्ता अलग से निकाल कर रख लिया, जिससे पर्स न ले जाना पड़े। 10 का निकालती तो गोविंद का भी कुछ काम बन जाता। चोरी भी लगी तो 5 रुपल्ली के लिए। अब उसमें वह क्या क्या कर ले। 50 पैसे तो साइकिल स्टैंड वाले ने रख लिए। थोड़ी देर वह प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करता रहा। स्टॉल्स पर रखी हुई मैगजीन्स को उल्टा पलटा, दीवार पर लगे विजिट इंडिया वाले विज्ञापनों का जायजा लिया। मुसाफिरों में कुछ परिचित चेहरे ढूंढने की चेष्टा की, पर जैसे ही मेल का सिग्नल हुआ वह बाहर आ गया। उसके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था। कमबख्त वह भी तो अब 1 रुपए का हो गया है। स्टेशन के बाहर वाले बरामदे में ढेरों मुसाफिर सोए हुए थे। प्लेटफॉर्म पर बिना किसी साज सामान के घूमते बड़ा संकोच हो रहा था। लगता था हर कोई उसे संदेह की दृष्टि से देख रहा है। यहां उसके जैसे कई थे। जनवरी की ठंडी रात उसे कपकपी छूट रही थी। उसे अपना गर्म बिस्तर याद आ रहा था। सोंधी अदरक वाली चाय याद आ रही थी। भूख से आंतें कुलबुला रही थी सो अलग। जेब में 4.5 रुपए थे, जिन्हें उसने सोम के धन की तरह सहेज रखा था। अब उसके भविष्य का पूरा दारोमदार उन्हीं रुपयों पर है। उन्हें कैसे खर्च करते? अपने को पुलोवर में अच्छी तरह समेटकर वह दीवार के सहारे बैठ गया। सुबह देखेंगे, उसने सोचा। फिर सोचा यह रात उसके लिए आखिरी रात बन जाए। सुबह का सवाल ही न उठे तो कितना अच्छा हो। वैसे कोई आश्चर्य भी नहीं कि ओस भीगी ठंडी रात उसे हमेशा के लिए ठंडा कर दे। वह अक्सर अखबार में ऐसे समाचार पढ़ता भी तो है। उसे लगा यूं ही पागलों की तरह लोग नदी में छलांग लगा देते हैं या रेल के नीचे लेट जाते हैं। शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लेना तो और भी भयानक है। एक रात खुले में सो भर लें तो बात बन सकती है। उसने सामने सोए लोगों को ईर्ष्या से देखा। इन्हें ठंड नहीं लगती या ये आदी हो गए हैं? एक पतली सी चादर, एक फटा सा कंबल भी इनके लिए काफी है। उसे तो पूरी बाह के स्वेटर और कोट में भी कपकपी छूट रही है। सारा शरीर जैसे सुन्न हुआ जा रहा है। बैठे बैठे कब जमीन पर लुढ़क गया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी रात बीत गई थी। जब उसे लगा कि कोई हिला रहा है, बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो टॉर्च की तेज रोशनी तीर की तरह जा चुभी। उसने पुनः आंखें बंद कर ली। गोविंद, ए गोविंद! उसे आवाज पहचानी सी लगी। उसने फिर से आंखें खोली। हथेली से टॉर्च की रोशनी को छेक कर देखा। देश पांडे काका थे, साथ में कॉर्नर वाले गुप्ता अंकल भी। वाह भैये, अच्छा ठंड में मारा हमें। अब चल उठ। आप लोग यहां झक मार रहे हैं। चल उठ, घर चल। घर का नाम सुनते ही जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी। तो वह स्टेशन पर पड़ा हुआ है, गरीब फटेहाल लोगों की तरह नंगे फर्श पर लेटा हुआ है। घर से भागा हुआ लड़का।
बस उसकी यशोगाथा में यही एक कसर तो रह गई थी। कल को पूरी कॉलोनी में बात फैल जाएगी, देखने वालों की नजरों में हिकारत और बढ़ जाएगी। उपहास के लिए लोगों को एक और विषय मिल जाएगा। नहीं, अब वह घर कभी नहीं जा सकता। पर वे लोग जो उसे ढूंढते हुए यहां तक पहुंचे थे, कच्चे नहीं थे। चल रे बाबा, देशपांडे काका ने कहा और उसे पकड़कर खड़ा किया। उसे लगा वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। जरा पकड़ना गुप्ता जी, लड़का ठंड खा गया है। दोनों सहारा देकर उसे एक तांगे तक ले आए। मेरी साइकिल, उसने छीड़ स्वर में कहा। रहने दो, मेरा स्कूटर भी है, सुबह ले जाएंगे। ऐसी हालत में तो तू स्कूटर पर भी बैठ नहीं पाएगा। आखी रात तेरे को ढूंढा बाबा, कुएं बावड़ी सब देख लिए। तेरा पापा तो सर पकड़कर बैठ गया है, बोलता ही नहीं। देशपांडे जी, मैंने तो पहले ही कहा था, गुप्ता अंकल बोले। सबसे पहले रेलवे स्टेशन चलिए। आजकल जो लड़का घर से निकलता है, अमिताभ बनने के लिए सीधा बंबई भागता है। पर आप लोग माने ही नहीं। अरे, इसकी मां बोली ना, गुस्सा करके गया है, इस वास्ते हम डर गया। जवान लड़कों का कोई भरोसा है साला, गरम खोपड़ी होती है इनकी। क्यों रे गोविंद, बुआ जी से कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं तो अंकल। पता नहीं, भाभी की उनसे जमकर लड़ाई हुई है। रोती जाती थी और कहती जाती थी, आपकी वजह से लड़का घर से गया है। बेचारा थाली से भूखा उठकर चला गया। उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर आपका मुंह नहीं देखूंगी। भाभी को इतना गुस्सा होते पहले कभी नहीं देखा। बेचारी बुआ जी की तो बोलती ही बंद कर दी। मां उसके लिए रोई हैं, सच। उसके लिए लड़ी हैं, सच। खुशी से उसका मन नाच उठा। अब वह निश्चिंत होकर घर लौट सकेगा। लोग उपहास करेंगे, उसे डर नहीं है। हिकारत से देखेंगे, उसे परवाह नहीं है। अब वह जमाने भर के ताने उलाहने सह सकता है। मुंह छिपाने भर की जगह उसे मिल गई है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।